नमस्ते सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। आज हम इतिहास की क्लास में राजपूत काल को पढ़ेंगे और मैं दावा करता हूँ अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो किसी भी परीक्षाओं में राजपूत काल से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आप उसका ज़रूर ही जवाब दे पाएंगे। तो लास्ट तक बने रहें। वीडियो शुरू करते हैं। परिचय। हर्षवर्धन के उपरांत भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के बृहद भाग पर एक छत्र राज किया हो। इस युग में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया जो आपस में लड़ते रहते थे। इनके राजा राजपूत कहलाते थे तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी तक इस युग को राजपूत युग कहा गया। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ इतिहासकार हैं जो अलग अलग मत देते हैं। जैसे कर्नल जेम्स हैं, इन्होंने विदेशी जाति बोला है राजपूतों को। इनका मानना है कि जो ये राजपूत थे विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अग्निवंशों को हूण को छत्री का दर्जा देने के लिए गढ़ा गया था। वे राजपूतों को विदेशी सीथियन जात की संतान मानते हैं। कुछ इतिहासकार विदेशियों को हिंदू समाज के विलय हेतु यज्ञों द्वारा शुद्धिकरण की पारंपरिक घटना के रूप में देखते हैं। तर्क के समर्थन में टाड ने दोनों जातियों राजपूत एवं सीथियन की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति को समानता की बात कही है। उनके अनुसार दोनों में रहन सहन वेशभूषा की समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ के द्वारा युद्ध को संचालित करना, याज्ञिक अनुष्ठानों का प्रचलन, अस्त्र शस्त्र की पूजा का प्रचलन आदि से प्रतीत होता है कि राजपूत सीतियन वंशज के ही थे। लेकिन इन्हीं के साथ ही इतिहासकार स्मिथ मानते हैं कि जो राजपूत थे शक और कुषाण थे, जो विदेशी जातियां भारत आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गई और इन्हीं देशी एवं विदेशी जातियों के मिश्रण से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई। और भारत के इतिहासकार जो हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका मानना है कि जो राजपूत हैं प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। जो वैदिक काल में आर्य आए थे वही ये राजपूत हैं। इनके हिसाब से ये भी भारत के अच्छे इतिहासकार हैं। इनका तो मानना है कि ये वैदिक काल में जो आर्य आए थे वही राजपूत हैं। और चंद्र बरदाई का एक किताब है पृथ्वीराज रासो, उसमें अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। जब विदेशी आक्रमणकारी अताइयों का हद से ज़्यादा आक्रमण होने लगा तो ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया जिसमें से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, ऐसा पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। गोपीनाथ शर्मा भंडारकर, इनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ये वैसे ब्राह्मण इतिहासकार हैं तो इनका मानना ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से गौरीचंद शंकर हीराचंद ओझा का तर्क सबसे अच्छा है। प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज थे। चलते हैं अगले पेज पे। राजपूतों का क्षेत्र विस्तार एवं प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? तो इसमें सबसे पहले बात आती है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और दक्षिणी राजस्थान पर राज करते थे। चौहान राजस्थान, अजमेर और दिल्ली पर राज करते थे। परमार वंश मालवा धार, मालवा के पठार के आसपास के एरिया पे। चालुक्य सोलंकी गुजरात पे ही। जब ये गुर्जर प्रतिहार ख़त्म होने लगा तो चालुक्य सोलंकी ने राज स्टार्ट किया था। चंदेल बुंदेलखंड में खजुराहो के आसपास। सिसोदिया वंश मेवाड़ राजस्थान। गहरवार कन्नौज। इनका इतना इतना राजस्थान। अब चलते हैं, बात करते हैं आगे। और एक बात आपको ये भी बता दूं, जो अग्निवंश से अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी, ये चारों थे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य। चलते हैं अगले पेज पे। राजपूत के कुछ 36 गोत्र थे, ऐसा पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। सूर्यवंश 10, चंद्रवंश 10,
अग्निवंश के चार, वही जो शुरू में हमने चारों बताए, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चंदेल और परमार। और ऋषि वंश के 12, तो कुल 12 4 16, 10 26 36 हो गए। 36 राजपूत गोत्रों की जिक्र पृथ्वीराज रासों में होता है। अब शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार, जिसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन एवं मध्यकालीन दौर के संक्रमण काल में साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजवंश था, जिसके शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मध्य 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच शासन किया। इस राजवंश के संस्थापक प्रथम नागभट्ट प्रथम थे और इनकी राजधानी उज्जैन और कन्नौज थी। जिसने वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज को राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया। नागभट्ट द्वारा 725 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना से पूर्व गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर, मारवाड़ इत्यादि इलाकों में सामंतों के रूप में लोग काम करते थे। तो 6वीं से 9वीं सदी के बीच शासन किया, किंतु एक संगठित साम्राज्य के रूप में इसे स्थापित करने वाला श्रेय नागभट्ट प्रथम को जाता है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को असफल किया, ऐसा ग्वालियर अभिलेख में लिखा जाता है। और ऐसे कई इतिहासकार कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों ने शुरुआती मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण को बहुत हद तक धीमा कर दिया था। वत्सराज एक राजा थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ इन्हीं के काल में। उसने धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे उनको पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थापित की। मिहिर भोज इस वंश का प्रमुख शासक था। उसने आदि वराह की उपाधि ली। ये विष्णु का उपासक था और इसने आदि वराह की उपाधि ली। मिहिर भोज और उसके परवर्ती महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और इस समय साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में आधुनिक बंगाल तथा हिमालय की तलहटी से नर्मदा घाटी के पार तक विस्तृत था। इस विस्तार ने तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप में एक त्रिकोणीय संघर्ष शुरू कर दिया, जिसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूतों ने आपस में लड़ाई शुरू कर ली। आखिरी गुर्जर प्रतिहार का शासक यशपाल था। उससे पहले एक शासक था जिसका नाम था राज्यपाल। राज्यपाल ने महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ाई नहीं की अच्छे से, इसलिए उसको चंदेल राजाओं ने मार दिया और इसका गुर्जर प्रतिहार का आखिरी शासक यशपाल था। चलते हैं अगले राजवंश की तरफ। अगला राजवंश गहरवार वंश या राठौर वंश जिसे बोलते हैं। इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। और चंद्रदेव की बेटी थी संयोगिता, जिसका विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ। वैसे मन तो नहीं था गहरवार वंश का कि शादी पृथ्वीराज चौहान से हो, पर पृथ्वीराज चौहान अपने सेना के दम पर संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। इससे चौहान वंश और गहरवार वंश में और भी ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है। 1194 ईस्वी में चंदावर का जब युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, तो जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया और गहरवार वंश इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगला वंश है परमार वंश। परमार वंश के शासक उपेंद्र राज या कृष्ण राज थे। इन्होंने अपनी राजधानी धार नगरी को बनाया था, जो कि भोपाल के आसपास का क्षेत्र है। इसके प्रमुख शासक राजा भोज हुए। आपने कई कहावतें और मुहावरों में सुने होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये वही राजा भोज का जिक्र वहाँ होता है। राजा भोज को कविराज कहा गया है। इन्होंने कई ग्रंथों आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण सूत्रधार आदि की रचना की है।
चिकित्सा, गणित, व्याकरण ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें राजा भोज ने रचनाएं ना की हों। धार नगरी में एक संस्कृत विद्यालय का भी निर्माण कराया था राजा भोज ने। और कहाँ निर्माण कराया था, तो सरस्वती मंदिर के अंदर कराया था। भोजपुर नामक एक शहर भी बसाया जो कि भोपाल के आसपास का क्षेत्र है। चलते हैं अगले राजवंश की तरफ। अगला राजवंश है चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। इसके संस्थापक मूलराज प्रथम थे। इनकी राजधानी अनिलवाड़ थी। ये गुर्जर प्रतिहारों के बाद जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होने लग गया तो उसी गुजरात क्षेत्र में इन्होंने छोटे से भाग में अपना राज्य शुरू किया। इन्हीं के एक राजा थे भीम प्रथम, जिनके समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और भीम प्रथम को हराते हुए सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह से नष्ट करते हुए लूट के चला गया। और चालुक्य वंश के एक राजा हुए भीम द्वितीय, इनके समय में 1178 में जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तो उसे भीम द्वितीय हराकर भगा देते हैं। भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह थे, जो कि माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और इसी काल में मोटेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के द्वारा ही हुआ था। चलते हैं अगले राजवंश की तरफ। अगला राजवंश है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं और ये भी अग्निवंशी मतलब अग्निकुंड से इनकी भी उत्पत्ति हुई थी। विग्रहराज एक राजा थे चौहान वंश के। इन्होंने राजकवि सोमदेव इनकी दरबारी कवि थे। उन्होंने एक नाटक लिखा ललित विग्रहराज, जो कि विग्रहराज के जीवन के बारे में बताता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश का अंतिम शासक। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही वो पृथ्वीराज हैं जिसने जयचंद की बेटी संयुक्ता से विवाह किया जबरदस्ती। और गहरवार वंश और चौहान वंश दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ने लगे, जिसमें चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को हरा दिया था। तभी से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी हो जाती है। जब 1191 में तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का, तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता है। और 1191 के युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं मोहम्मद गोरी से, लेकिन 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उन्हें मार डालता है, जिसके बाद चौहान वंश खत्म हो जाता है। पूरे चौहान वंश और मुख्यतः पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्र बरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, जिसमें विस्तृत रूप से पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कथाएं लिखी गई हैं। और एक किताब पृथ्वीराज विजय भी है जिसे जयानक ने लिखा है। इसमें भी विस्तृत रूप से पृथ्वीराज चौहान की जानकारियाँ मिलती हैं। चलते हैं अगले राजवंश की तरफ जिसका नाम है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे और जो बुंदेलखंड खजुराहो में शासन करते थे। इनका शासन ये गुर्जर प्रतिवाद के ही सामंत थे जो कि बुंदेलखंड भाग में राज्य करते थे। तो जब गुर्जर प्रतिहारों का पतन होने लग गया तो चंदेल वंश वहाँ उभरा और संस्थापक नन्नुक ने उसे स्थापित किया। बुंदेलखंड एक खजुराहो के मंदिर के आसपास अपना राजधानी बनाया इन्होंने। खजुराहो में एक विष्णु मंदिर भी बनाया। इनके काल में भारतीय कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इन्होंने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग पर राज्य किया। चंदेल वंश के शासकों का बुंदेलखंड के इतिहास में विशेष योगदान रहा है। चंदेलों ने लगभग 4 शताब्दियों तक बुंदेलखंड पर शासन किया। चंदेल शासक न केवल महान विजेता तथा सफल शासक थे, अपितु कला के प्रसार तथा संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर यूनेस्को द्वारा खजुराहो के मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है तो उस चंदेल वंश द्वारा ही बनाया गया था। इन्हीं के एक चंदेल वंश के एक राजा थे, राजा धग,
जिन्होंने प्रयागराज संगम में जाके जल समाधि ले ली थी। और परमर्दी देव एक राजा थे चंदेल वंश के। इन्हीं के काल में इनके दो सेनापति थे जिनका नाम आल्हा और उदल था। इनकी वीर गाथा बड़ी सुनाई देती है बुंदेलखंड के इलाके में। आप कभी सतना चले जाइए, चित्रकूट चले जाइए, तो आल्हा उदल की कहानियाँ अक्सर सुनाई जाती हैं। आल्हा उदल परमर्दी देव के मुख्य सेनापति थे और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान से जब युद्ध हो रहा था उसी समय इनकी दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो चंदेल वंश भी खत्म हो गया और राजपूत काल अब हम ख़त्म करते हैं। इससे बाहर परीक्षा में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख चुके हैं तो मैं अब दावा करता हूँ कि आपने राजपूत काल को पूरे रूप से पढ़ लिया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।